तो कल आपका जैसे BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का एग्ज़ाम है, और ये एग्ज़ाम जो है आप जो है BA-LLB के स्टूडेंट और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, आपका पहला एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा है इसका, मतलब किस तरह से आपको पेपर आएगा, या क्या यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेबस दिया हुआ है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या है। तो जैसे स्क्रीन पर मैंने आपको सिलेबस शेयर किया हुआ है, तो ये आपका BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का सिलेबस है, जैसे जनरल इंग्लिश 1 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है सिलेबस के अंदर वो है ग्रामर एंड यूजेस। अब ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, यूज़ ऑफ टेंसेस, टेंस आने वाले हैं, वर्ब्स आने वाले हैं, डिटर्मिनर्स आने वाले हैं इंक्लूडिंग द आर्टिकल्स, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है वर्ब से, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कॉमन एरर जो इंग्लिश के अंदर है, ठीक है, इसमें ऑड वन आउट भी हो सकता है, कॉमन एरर भी हो सकते हैं, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और रिपोर्टेड स्पीच। ये टोटल आपका इंग्लिश का ग्रामर का सिलेबस हो गया। रिपोर्टेड स्पीच मतलब आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव मतलब एक्टिव पैसिव वॉइसेस, नेगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो, और इंटेरोगेटिव। ये आपके टोटल चीज़ें हो गई। उसके बाद सेकंड टॉपिक में क्वेश्चन टैग और शॉर्ट रिस्पॉन्सेज हो गया। फिर पंचुएशन, पंचुएशन मतलब फुल स्टॉप लगाना है, कहीं कॉमा लगाना है, उस सब पैराग्राफ में कुछ मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करना है जो पंचुएशन के मिस्टेक होंगे। उसके बाद तीसरा है लीगल कॉम्प्रिहेंशन, कोई एक लीगल कॉम्प्रिहेंशन आपको लिखने के लिए आ जाएगी। तो चौथा है आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एक पैसेज आएगा आपको जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, वो हिंदी में होगा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। और दूसरा पैसेज आएगा आपको जिसमें इंग्लिश में होगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर आपका पांचवा जो टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल, जिसमें आपकी रिपोर्ट राइटिंग है, और राइटिंग रिज्यूम है, जिसमें आपको अपना जॉब लेटर का रिज्यूम लिखना है और लेटर लिखना है, ये एप्लीकेशंस लिखनी है। ये आपके टोटल 5 टॉपिक हो गए सिलेबस के। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें पहला जो पॉइंट आया सिलेबस का, वो कंप्लीट जो है वो ग्रामर है, जिसमें आपके टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ठीक है, आपका प्रीपोजिशंस है, डिटर्मिनर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आपके वर्ब हैं। इसके अलावा आपके क्या क्या है इसके अंदर, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये सब है। फिर दूसरा पॉइंट जो है वो भी ग्रामर से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें क्वेश्चन टैग्स हैं, शॉर्ट रिस्पॉन्सेज हैं, पंचुएशंस हैं। फिर तीसरा पॉइंट आपका लीगल कॉम्प्रिहेंशंस है, जिसमें आपको मतलब लिखने के लिए जैसे ऐसे राइटिंग टाइप। फिर चौथा पॉइंट हो गया आपको आपको ट्रांसलेशन करनी है, हिंदी से इंग्लिश में, एक पैराग्राफ हिंदी का दिया हुआ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और दूसरा एक पैराग्राफ इंग्लिश का दिया हुआ जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर आपका पांचवा पॉइंट आता है राइटिंग स्किल, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग है, और राइटिंग रिज्यूम है, और लेटर और एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपका जो सिलेबस इंग्लिश का। अब हम एक बार वो देख लेते हैं कि हमारा पेपर जो पिछले साल आया था 2023 में, वो कैसा पेपर आया था। तो 2023 का एक बार हम पेपर देख लेते हैं कि 2023 में हमारा जो BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था उसमें किस तरह का पेपर पूछा गया था। तो मैं अब आपको इसकी स्क्रीन को हटा के वो लगाता हूँ, फिर हम देखते हैं कि पेपर कैसा आया था हमारा। ये हमारा पेपर था जो 2023 में आया था CCS यूनिवर्सिटी का। अब ये जो पेपर है हमारा, आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल 60 पेजेस हैं पेपर के अंदर, और BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ये। BA-LLB एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम है ये, और जनरल इंग्लिश 1 है ये, BL1001, ये इसका सब्जेक्ट कोड है, और न्यू कोर्स का सिलेबस है। न्यू कोर्स आपका 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो ये अभी भी चल रहा है। सेक्शन ए के अंदर क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। जैसा आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में आता है। एक सेक्शन ए होता है जिसमें 4-4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। एक सेक्शन बी होता है जिसमें 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर आता है आपका सेक्शन सी, जिसमें 20-20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको केवल 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपका पेपर का फॉर्मेट सभी सब्जेक्ट का सेम ही रहता है। तो यहाँ पर भी सेक्शन ए में बोला है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स कैरी करता है। जो पहला क्वेश्चन है वो डू एज डायरेक्टेड है,
आपको डू एस डायरेक्ट करना, फिल द करेक्ट आर्टिकल, जैसे बोला गया वैसे करना है, मतलब जैसे डायरेक्शन है वैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है फिल द करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक। इसमें आर्टिकल्स लिखने हैं, ऑनेस्ट मैन इज डैश नॉबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, यहाँ पे आपको आर्टिकल का फिल करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है ही इज डैश इंडियन बट शी इज यूरोपियन, तो ही इज डैश इंडियन, तो इंडियन के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा ये आपको देखना है। फिर आपका अगला आएगा इसमें ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है एक बेस्ट पॉलिसी है। फिर आपका आएगा फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, फ्रेंच एक इजी लैंग्वेज है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल्स का हो गया, इसमें आपको प्रॉपर आर्टिकल। अब जो हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं, ए एन और द। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ए आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है, एन आर्टिकल कहाँ यूज होता है, और टी एच ई द जो है आर्टिकल वो कहाँ यूज होता है। तो ये आपको पता होगा तो आप इजीली इनको कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आर्टिकल्स का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन पढ़नी है। ठीक है, द लॉयंस वॉज किल्ड डैश द हंटर डैश अ स्वॉर्ड, तो ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रीपोजिशन, अगर आपने 10th तक इंग्लिश पढ़ी है और अच्छी तरह से आपको इंग्लिश के ग्रामर में था तो आप आराम से इसको कर लोगे। प्रीपोजिशन भी हमने क्लास 10th में किया था, आर्टिकल्स भी क्लास 10th में किया था, उससे अगला जो एडजेक्टिव एडवर्ब है ये भी हमने क्लास 10th में किया था। तो ये सारा जो है हमारा क्लास 10th का सिलेबस है। और ये जो है हमारा नरेशन, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, ये डायरेक्ट में पूछा गया, हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये भी हमारा क्लास 10th का है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग आउट, इसको हमें ये डायरेक्ट में पूछ रहा है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी नरेशन जो है वो भी क्लास 10th में हमने कवर किया हुआ है। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करना है इसको, ये हमारा एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसका हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु टीच यू इंग्लिश, ओपन द डोर, शी इज़ हेल्पिंग मी, तो इनको मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना के इसको चेंज कर देना, यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है मी वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है शी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक्टिव पैसिव वॉइस इस तरह से बनता है। फिर ही हेल्पिंग द पुअर, ये गरीब लोगों की मदद करता है, ये सारे एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपने ये देखा कि इस समय आपका पहला क्वेश्चन आर्टिकल का आया था, दूसरा क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशंस का था, और तीसरा आपका था डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, चौथा था एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कवर हैं। और एक एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये टोटल 5 क्वेश्चन आए ग्रामर के। तो पहला क्वेश्चन अब बार भी ग्रामर का ही आएगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एटलीस्ट ये 4 टॉपिक तो कर ही लोगे। एग्जेक्टिव और एडवर्ब भी कर लोगे, उसमें भी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो ग्रामर का पॉइंट टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आप उसको समझ के आसानी से कर लोगे। तो ये टोटल 5 टॉपिक आपके पास है ग्रामर के अंदर, और ये लगभग इसी टॉपिक के आते हैं। अभी हम और भी पेपर देख लेंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आपका आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी आपको कहता है आउट ऑफ द 3 क्वेश्चन आंसर एनी 2, 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने आते हैं जो 10 मार्क्स से होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक लेटर लिखना है आपको म्यूनसिपल कमिश्नर को, नेसेसिटी ऑफ पब्लिक पार्क इन द क्राउडेड सिटी लाइक मेरठ, जैसे जो शहर भीड़ भाड़ वाला शहर है मेरठ, वहाँ पे पार्क होना जरूरी है। तो आपको म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है कि भाई यहाँ पे हमारे एरिया के अंदर एक भी पार्क नहीं है, तो यहाँ पे एक जो है खाली ग्राउंड है या खाली ज़मीन पड़ी हुई है जिसका लोग गार्बेज के लिए या फिर कूड़ा फेंकने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उसको एक पार्क में डेवलप कर दें ताकि यहाँ के लोगों की पार्क की ज़रूरत पूरी हो सके। तो इस तरह के कंप्लेंट लेटर हो गया एक तरह से, या सजेशन लेटर हो गया, एमसीडी को लिखना है आपको, म्यूनसिपल कमिश्नर को। फिर अगला जो 7th क्वेश्चन है पंचुएट द फॉलोइंग, इसमें आपको पंचुएशन करनी। देखो पंचुएशन सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है क्योंकि बहुत सारी पंचुएशन है, जैसे सेमी कॉलम है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, ये कई चीज़ें हम नोट नहीं कर पाते, कहीं पे कैपिटल लेटर आना है, ठीक है, कहीं पे अपोस्ट्रोफ आना है, ये सारी चीज़ें क्या होता है एक्सप्लेनेशन मार्क आना है। तो बहुत सारी है पंचुएशन, तो पंचुएशन बहुत सारी है तो उसको स्टडी करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है या कई बार हम भूल भी सकते हैं। लेकिन आपको ये डेफिनेटली है कि ये आपका 10 मार्क्स है तो उसमें कम से कम 5 पंचुएशन होंगी, 5 से 6 या 7 हो सकती है, वैसे 5 मिनिमम होंगी जो आपको पंचुएशन करनी होगी। तो ये पूरे पैराग्राफ में पंचुएशन की मिसिंग है, उस पंचुएशन का आपको ठीक करके लिखना है। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है
रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके आंसर्स देने हैं। तो ये पैसेज है, ये इसके क्वेश्चंस हैं। तो ये आप अगर मान लो आपका सेक्शन बी यही आता है आपके एग्जाम में, आपको पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने हैं, तो आप कौन से 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे? तो आप दो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो आप 2 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करोगे कि एक क्वेश्चन तो आप वो कर लोगे, कौन सा वाला, जो आपका पैराग्राफ पढ़कर आपको आंसर देने क्वेश्चंस के, और एक क्वेश्चन आप लेटर वाला कर लोगे। लेटर वाला मतलब ये जो म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना होगा, तो ये लेटर लिख लोगे और एक ये लिख लोगे। पंचुएशन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि कई बार कुछ पंचुएशन नहीं पता लग पाती, मिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस वजह से। तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना, ये 2 क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आगे सेक्शन सी। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में हमें ये कह रहा है आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैरीज द 20 मार्क्स इज। 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और जो 20 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो इस पैसेज को इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो आपका पैसेज जो है इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अगर आप पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप आराम से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। दूसरा जो पैसेज है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये थोड़ा सा आपको, अगर इंग्लिश में आपको थोड़े हाथ टाइट है तो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन ये भी आपके लिए ईजी ही टॉपिक है, ये भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका राइट अ रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 300 वर्ड्स में। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट योर कॉलेज। आपके कॉलेज में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया और कैसे किया, उसमें क्या क्या हुआ, ये सारा आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको एक रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम मतलब जॉब लेटर नहीं लिखना, आपको खाली रिज्यूम राइटिंग करनी है, एक बायोडाटा बनाना है। जो पोस्ट ऑफ सेल्समैन एग्जीक्यूटिव है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर। इन्वेंट द नेसेसरी डिटेल। आपको इसमें कुछ नेसेसरी डिटेल भी लिखनी है। डिटेल का मतलब ये है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंसेस है तो आपको लिखना है किस कंपनी में आपने कितने साल काम किया, फिर टोटल कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास। तो जो जो कंपनी में काम किया वो सारी डिटेल आप लिख देंगे, तो ये नेसेसरी डिटेल के साथ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है, राइट अ ऑफिशियल लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल टू रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो आप एक जो है वो प्रिंसिपल है, ऑफिशियल लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कि भाई बहुत टाइम हो गया, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो अब आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। तो रिजल्ट आप जल्दी डिक्लेयर कर दें, इसके लेटर लिख रहे हैं। अब अगर ये यही पेपर आ जाता है मान लो, तो आप कौन से 3 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करोगे? तो एक क्वेश्चन जो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ट्रांसलेशन जरूर कर लेना इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है और बहुत बड़ा चौड़ा भी है, लिखने में काफ़ी छोटा भी है, मतलब 6-7 लाइनों का ये, और आराम से आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं और आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है तो आप ये भी कर लेना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये भी ईजी पड़ता है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप इसको छोड़ देना, उसकी जगह आप कर लेना रिज्यूम, जिसमें बायोडाटा बनाना। तीसरा क्वेश्चन वैसे रिज्यूम, इसमें सजेशन है कि रिज्यूम राइटिंग कर लेना। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन में ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए आपके अटैम्प्ट, दोनों ट्रांसलेशन कर लिए और एक रिज्यूम राइटिंग कर लिया। लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन एक अटैम्प्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरा आप रिज्यूम करें, तो तीसरा क्वेश्चन आप या तो रिपोर्ट राइटिंग अटैम्प्ट कर लो या ये लेटर लिख लो। तो ओवरऑल देखेंगे तो पेपर जो इतना डिफिकल्टी लेवल है नहीं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी मॉडरेट है, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसको, काफ़ी इजी पेपर ही है जो आता है। अब इंग्लिश के पेपर में एक चीज़ और है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सीटें कितनी भरनी पड़ेंगी, कि इंग्लिश के पेपर में क्या सीटें भरने का भी कॉन्सेप्ट होता है? तो इंग्लिश के पेपर में सीट भरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। 10-12 सीटें भी आपकी भर जाए तो बहुत है, क्योंकि जितना राइटिंग जरूरी है उतनी तो राइटिंग आप लिख पाओगे, उससे ज़्यादा कहानियाँ कैसे बनाओगे? तो इंग्लिश में कहानियाँ बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इंग्लिश के पेपर में अगर आप 10-12 सीटें भी भर देते हो तो बहुत हो जाती हैं। तो 10-12 सीटें भर लो, और अगर आपका कंटेंट और अच्छा लिखे, जैसे रिपोर्ट राइटिंग में लिख रहे तो 1 आध सीटें और बढ़ जाएंगी आपकी। तो इतनी सीटें बहुत है, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा सीटें स्टूडेंट शायद ही भर पाते हैं। अब ये जो पेपर है मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, ये क्वेश्चन पेपर है 2022 का, ये दिसंबर 2022 का पेपर है, पहला वाला 2023 का पेपर था। इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है रीराइट एज डायरेक्टेड, जैसा बोला गया वैसे करो। अब क्या बोला गया, आई कांट ईट द डिनर टुडे, आई डैश अ लॉट ऑफ
लॉट इन द इवनिंग। अब ये जो है करेक्ट फॉर्म लिखनी है वर्ड की, तो ईट की करेक्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करनी है। उसके बाद रोहन डैश ऑल द बुक्स बाय दिस ऑथर, आई डैश अ फ्यू टू, ये रीड की करेक्ट फॉर्म यहाँ पर आनी है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जहाँ पे आपको फॉर्म्स लिखने हैं। दूसरा हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, तो दूसरा क्वेश्चन वही प्रीपोजिशंस का हो गया। तीसरा हो गया आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो गया, चेंज द नरेशंस, तो चेंज द नरेशन मतलब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। और चौथा क्वेश्चन हो गया आपका वॉइस का, एक्टिव पैसिव वॉइस। और पांचवा क्वेश्चन आ गया आपका करेक्ट करना है सेंटेंस के, इस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक्स है, हर चीज में एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको दूर करना है। तो ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए। तो 3-4 चीजें आपकी हर बार रिपीट हो रही है, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, ये तीनों तो इसमें भी है, उस पेपर में भी थे। और तीसरी चौथी चीज वो है कि आप आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, ये जो है इनको भी कर लें। तो ये आपके मतलब काफी पेपर को कवर कर देंगे। उसके बाद फिर अगर आपको सारे टेंसेज आते हैं तो आप ये करेक्ट जो करना है ये भी कर सकते हो, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ यूज भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। वैसे क्वेश्चन टैग भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन अभी 2 बार से आ नहीं रहा है क्वेश्चन टैग, वो भी आ जाता है। अब अगर हम देखें इसके बी सेक्शन में चलें, इसका बी सेक्शन, इस पेपर में लगता है कुछ मिस्टेक है और बी सेक्शन के क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। तो सी सेक्शन ही देख लेते हैं फिर। सेक्शन सी, सेक्शन सी कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू हिंदी, इस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो ये तो आपको हमेशा अटेम्प्ट करना है जिसमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो आप पढ़ोगे तो आप इसमें कोई बहुत बड़ी जो है ऐसे कोई वर्ड भी यूज नहीं हुए हैं जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, तो आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है। सर हाँ जी। मेरे को ये पूछना था, जो ट्रांसलेशन में दोनों में से एक करना होगा ना, या तो इंग्लिश का हिंदी में या फिर हिंदी का इंग्लिश दोनों, में? दोनों भी कर सकते हो आप। इसमें ओके। ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसमें लिखा है बस आपको 5 में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो दोनों ट्रांसलेशन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपका पीछे से बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश का है, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, तो आराम से कर लो। वैसे तो हिंदी में कोई बहुत बड़ी नहीं है, इसमें बहुत आसानी से आप उसको चेंज, जैसे हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज कि ये किसी को भी दूर फेंक सकती थी, तो ये आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई मेरी तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो आप हिंदी में ट्रांसलेट डेफिनेटली कर ही लोगे। फिर आप दूसरा जो ऑप्शन है वो या तो रिपोर्ट राइटिंग कर लो, या रिज्यूम राइटिंग आएगा वो कर लो, या लेटर कर लो। आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, ऑप्शन काफ़ी है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन टेक्निकल फेस्ट ऑर्गेनाइज बाय द टेक्निकल सोसाइटी ऑफ योर कॉलेज। आपकी जो कॉलेज की टेक्निकल सोसाइटी है वो एक टेक्निकल फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है। यू आर ऑन MBA इन मार्केटिंग विद एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, आप MBA मार्केटिंग है, एक इंजीनियर ग्रेजुएशन ग्रेजुएट है। ड्राफ्ट अ कवरिंग लेटर एंड रिज्यूम फॉर अ पोजीशन ऑफ द मार्केटिंग इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी। अब यहाँ पे पूरा जॉब लेटर लिखना है आपको। ये कह रहा है एक कंपनी के अंदर, ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन खाली है और आपने MBA किया हुआ इंजीनियरिंग के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप इसको अप्लाई करो। तो अप्लाई करेंगे तो पहले आप पूरा अपना जॉब लेटर लिखोगे, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, फिक्स फॉर्मेट है जॉब लेटर का, तो वो फॉर्मेट लिखने के बाद जॉब लेटर, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप उसका रिज्यूम लिखोगे। तो बायोडाटा और जॉब लेटर दोनों साथ लिखे जाते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में केवल रिज्यूम पूछ रहे हैं तो फिर आप रिज्यूम ही लिखोगे, फिर आपको जॉब लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, एज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी, आप एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं। राइट अ लेटर ऑर्डरिंग द फर्नीचर फॉर द ईयर न्यूली सेटअप ऑफिस, आपको एक फर्नीचर का ऑर्डर देना है, यानी कि लेटर ही लिखना है लेकिन ऑर्डर लेटर लिखना है। एक कंपनी के साथ आपकी डीलिंग हुई है, आप उस कंपनी को लेटर लिख के बोल सकते हो कि जो आपकी कैटलॉग थी, जो आपने मुझे चीज़ें भेजी थी वो मुझे पसंद आ गई, और मैं अपनी कंपनी के लिए अब ये अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर का ऑर्डर दे रहा हूँ। इतनी टेबल चाहिए मुझे, इतनी चेयर चाहिए मुझे, इतना मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए ये चाहिए। उस तरह से कुछ इमेजिन करके आप चीज़ें डाल के एक लेटर तैयार कर सकते हो। तो ये 2022 का पेपर हो गया। एक पेपर और हम इंग्लिश का भी देख लेते हैं।
ये 2021 का पेपर होगा हमारा जो है। आपको पता है जो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं, आपके पास एक वेबसाइट है CCSU स्टडी कर वहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर हर सेमेस्टर के मिल जाते हैं, वहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हो। अब ये हमारा पेपर है 2021 का है, ठीक है, BLLB एग्जामिनेशन जनरल इंग्लिश 1 और पेपर कोड 1001 न्यू कोर्स के लिए और ओल्ड कोर्स के लिए 101। अब यहाँ पे बोला पहला अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। इन सेंटेंस को जैसे बोला गया वैसे करो, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, इनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक, अब यहाँ पे रिमूव करना है टू, TOO को रिमूव करके फिर सेंटेंस बनाना है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये जो करेक्ट फॉर्म्स होती हैं तो उसकी तरह यूज हो जाएगा ये। वी रिफ्यूज दैम एडमिशन, आई बॉट अ बेबी डॉल, ये सारे आपको जैसे बोला गया वैसे इसको करना है, ठीक है। ये गलती से मैंने शायद 2 मिक्स हो गए, इसका ऊपर है, इसके ऊपर है ये, इसमें इंट्रोसेटिव करना है, ठीक है, इसके अंदर इंटेरोनेगेटिव करना है, इसके अंदर इंटेरोनेगेटिव करना है। जो टेंसेस के ऊपर बेस क्वेश्चन है, टेंसेस आपको यहाँ पे करेक्ट करने हैं। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्वेश्चन जैसे मैंने बताया हर बार ही आता है, तो इस बार भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो हर बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आता ही है, तो वो अब भी आया हुआ है। फिर चेंज ऑफ वॉइसेस जो है एक्टिव पैसिव वॉइस, उसका भी एक क्वेश्चन हर बार ही आ जाता है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस का भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन टैग, पहले ये क्वेश्चन टैग आते थे, ये काफ़ी ईजी पढ़ते थे बच्चों को करने में। इसमें खाली जो WH होता है जैसे वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, होम, वो लगाने होते थे, बस वही लगा के पूरा हो जाता है सेंटेंस। इज इट रेनिंग, अब आपको यहाँ पे WH का कोई एक फॉर्म यूज़ करना है, वाई इज इट रेनिंग, हाउ इज इट रेनिंग, कुछ भी लगा दोगे वो करेक्ट हो जाएगा। शी कैन स्विम, सर लेकिन पर जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन टैग में, अगर पॉजिटिव में आंसर है तो उसमें नोट लगाना होता है सर। हाँ नोट लगा सकते हो। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी इजी पड़ जाता है, क्योंकि देखो इज इट रेनिंग, बारिश हो रही है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप किसी से पूछोगे ना क्या बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही है, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। तो आप नेगेटिव लगा सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं। आप जो हो गया आपका ये हो गया 6 के बाद है 7 क्वेश्चन है। इसमें भी शायद कुछ गड़बड़ है जो दिख नहीं रहा है अभी अपन। 7 क्वेश्चन ये रहा, पंचुएट द फॉलोइंग, 7 क्वेश्चन वही पंचुएशन का आएगा और ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा। तो सेक्शन बी में आपके पास जो चॉइस बनेगी वो 2 क्वेश्चन में बनेगी, 6 और 8 का। जैसे इस बार अगर आया यही पेपर तो क्वेश्चन टैग एक अटैम्प्ट कर लोगे आप, और एक ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो आप पीछे से करते आ रहे हो, क्लास 10th में भी आपने कॉम्प्रीहेंशन किया, क्लास 12th में भी आपने किया, तो आपको पता है कि इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसके नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर इसी पैसेज में आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप वो अटैम्प्ट कर लोगे। फिर सेक्शन सी में आ जाएंगे हम, तो सेक्शन सी में हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है ये, ट्रांसलेट करना इस पैसेज को हिंदी में। ये पैसेज है, पहले काफ़ी बड़ा पैसेज आता था लेकिन अब वो पैसेज बड़े छोटे आने लग गए। ये देखो कितना बड़ा पैसेज दिया हुआ है, लेकिन अभी आप लेटेस्ट पेपर में देखोगे तो पैसेज छोटे हो गए हैं। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर अगला पैसेज जो है वो हिंदी में आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर उससे अगला क्वेश्चन वही रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट किस पे लिखना है, कॉलेज में होने वाले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के ऊपर। फिर 12th क्वेश्चन जो है वो है करेक्टरिस्टिक्स लिखना है गुड रिज्यूम पे। एक अच्छा रिज्यूम जो हम तैयार करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे रिज्यूम में। फिर 13th क्वेश्चन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज। आपके कॉलेज के सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन लिखनी है, पोस्ट ऑफ द लेक्चरार इन लॉ डिपार्टमेंट। लॉ डिपार्टमेंट में एक पोस्ट खाली है लेक्चरार की, उसके लिए। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया आपको किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आएंगे, आपको कैसे तैयारी करनी। बेसिकली आपको अपनी तैयारी का जो फोकस है वो किस पे रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा 3 चीज़ों के ऊपर। पहला, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। दूसरा, आपको ट्रांसलेशन पे काम करना पड़ेगा, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनाने के ऊपर।
हिंदी से इंग्लिश अगर नहीं बना पा रहे तो उसको अवॉइड करके आप इंग्लिश से हिंदी के 2 4 5 पैसेजेस ट्राई कर लो, या किसी भी एक पैराग्राफ को उठा के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करो। 3 4 पैसेज करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इजीली कर पाओगे। फिर आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा जॉब लेटर और उसका एक रिज्यूम, बढ़िया सा एक रिज्यूम जिसमें 10 12 कंटेंट हो, वो एक याद कर लेना है। फिर लेटर राइटिंग, लेटर के आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं। तो इसमें फॉर्मल लेटर ही आएगा, इनफॉर्मल लेटर नहीं आएगा, जैसे मामा चाचा को बर्थडे गिफ्ट के थैंक्स के लिए लेटर, ऐसा नहीं आएगा। फॉर्मल लेटर आएगा। फॉर्मल लेटर होता है या तो किसी की कंप्लेंट करनी है, जैसे इलाके में चोरी ज़्यादा बढ़ रही है तो एसएचओ को कंप्लेंट करो कि भाई चोरी ज़्यादा बढ़ रही है, इसके लिए कुछ किया जाए। या फिर मोहल्ले की जो है नालियाँ सीवर बंद पड़े हैं तो एमसीडी को कंप्लेंट लेटर लिख दो, तो कंप्लेंट लेटर आएगा। या फिर लेटर आएगा आपको बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में कौन कौन से लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर में होता है जैसे आपको कोई चीज़ का ऑर्डर देना है, या ऑर्डर दिया था माल डिलीवर नहीं हुआ अभी तक तो उसकी कंप्लेंट करनी है, माल डिलीवर तो हो गया लेकिन डिफेक्टिव गुड्स आ गया तो उसके बारे में लिखना है। तो ये आपका इंग्लिश का लगभग ऐसे ही सिलेबस रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करता हूँ अभी। तो इंग्लिश का पेपर आपके लिए ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा इजी समझ सकते हो आप इसको। इजी पेपर ही आता है आपको इंग्लिश का, इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बताया क्लास 10th में आपने ये सारी ग्रामर पढ़ी हुई है, जिसमें आपको 3 टॉपिक ग्रामर के जरूर करने हैं। रिपोर्ट राइटिंग, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं, नरेशंस भी बोलते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको जरूर करना है क्योंकि ये आसान है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर, ये ग्रामर के 4 5 टॉपिक आपको जरूर करने हैं। उसके अलावा आप टेंसेस कर सकते हो, टेंसेस तो बहुत वर्स्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। फिर फॉर्म्स है, करेक्ट फॉर्म्स यूज़ करना, या करेक्शन एरर जो होता है वो सब डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये 5 टॉपिक कम से कम कर लोगे तो 3 4 क्वेश्चन आप सेक्शन ए में भी अटैम्प्ट कर लोगे इजीली। और इंग्लिश के पेपर में अच्छे ही मार्क्स आते हैं, ज़्यादातर बच्चों के एवरेज मार्क्स 70 तक पहुंच जाते हैं इसमें। बाकी सब पेपरों में बच्चों के मार्क्स कम आएंगे लेकिन इंग्लिश में मार्क्स हमेशा अच्छे आएंगे। बोलिए क्या कह रहे थे। बोल रही थी कि जो सेक्शन ए में है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 5 में से? पांचों के पांचों, हर पेपर के अंदर, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, पांचों के पांचों क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं सेक्शन ए के अंदर। उसमें कोई चॉइस नहीं होती, बाकी सेक्शन बी और सी में चॉइस होती है। अब ये जो मैंने आपको दिखाया है ये रिपोर्ट राइटिंग है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच है आपका, जो आपको किसी भी 10th क्लास की गाइड में, 12th क्लास में तो नहीं होता था ये, 10th में, 9th में, 8th में, हर बार कोई भी स्कूल पढ़ता होगा बच्चा या आपकी कुछ पुरानी किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इसको नरेशंस कहते हैं, या इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट मतलब जिस व्यक्ति ने जो कहा उसको अगर वैसे ही बोल दिया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच है। किसी ने कहा और हमने उसको अपने तरीके से बोल दिया कि राम ने ऐसा कहा मुझे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। तो यहाँ पर कॉमा को रिमूव कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और डैट लगा देते हैं। ये इसके रूल्स बताए मैंने, ठीक है। ये मेरा असाइनमेंट है जो मैंने इंग्लिश के लिए तैयार किया हुआ है बच्चों के लिए। और इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का उसको स्मॉल लेटर एक्सेप्ट फॉर आई, उसको स्मॉल लेटर से चेंज कर देते हैं। फिर प्रोनाउन को चेंज करके डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो ये रूल्स हो गए इसके। इसके बाद फिर मैंने यहाँ बताया इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्सेशन को डायरेक्ट स्पीच कन्वर्सेशन में कैसे आप चेंज कर सकते हैं। जो इसका महत्वपूर्ण चीज़ है वो अभी नीचे बताता हूँ आपको। ये डायरेक्ट वर्ड को इनडायरेक्ट वर्ड में कैसे चेंज करेंगे। हेयर को डेयर में चेंज करते हैं, टुडे को डेट डे में चेंज करते हैं, दिस मॉर्निंग डेट मॉर्निंग, येस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर ये वर्ड आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है तो आपको द फॉलोइंग मंथ में चेंज करना पड़ेगा। एगो लिखा है तो बिफोर में चेंज करना पड़ेगा। 10 लिखा है तो सो में चेंज करना पड़ेगा। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या नाइट बिफोर। दिस को दैट में, दीस को दोज में, आइदर दाइदर, हैंस देंस और कम गो। ये आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर है तो आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी, शी सेड, वो कहते हैं कि मैं हमेशा कॉफ़ी पीता हूँ। तो इनडायरेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो शी सेड डैट, उसने कहा कि, शी ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी, कि वो हमेशा कॉफ़ी पीती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आपसे आ गया आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन, उसने कहा कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, ऐसे एक्सप्लेन किया उसने, तो ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से आप चेंज करोगे। देखो एम को मैंने चेंज किस में किया, वॉज में। अब जब शुरू में सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो मैंने इसको किस में चेंज किया था, सिंपल
पास्ट टेंस में चेंज कर दिया था। तो ये आपको समझना पड़ेगा किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ता है। फिर अगर आपका प्रोनाउन कभी बार चेंज करने के लिए आ जाता है, जैसे शी सेज आई एम इन द 10th क्लास, तो शी सेज आई एम इन द 10th क्लास, तो ये कैसे चेंज हुआ? देखो ये जो है हमने सेम ही लिख दिया। क्यों चेंज लिया? क्योंकि इसमें ना ये गलती से शायद सेम रह गया, ये गलती से सेम नहीं, हाँ ये गलती से सेम रह गया। इसमें डेट लगाना मुझे ध्यान नहीं रहा, वो डेट लगेगा इसके अंदर। द सेकेंड पर्सन, ये वाला करेक्ट है। ही सेज टू देम यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब, तो ही टेल्स देम, उसने कहा कि दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर जॉब। ठीक है, यूअर का देयर में चेंज हो गया। क्योंकि देयर क्यों बना? क्योंकि यू का दे बना। जब दे का बना तो दे का होता है देयर और यू का होता है यूअर। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। जैसे अगला वाला है, शी सेज शी इज इन द 10th क्लास, तो शी सेज दैट शी इज इन द 10th क्लास, तो ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगा दिया। शी का शी रह गया क्योंकि फर्स्ट पर्सन सी है, तो सेकंड पर्सन भी सी हो जाएगा, इज इन 10th क्लास। फिर ये भी है जहाँ पे कैन को कोड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, मस्ट को हैड में चेंज करते हैं। इसके सारे रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स हैं, तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स करने हैं। फिर ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो सिचुएशन होती है या मार्क होता है वो यूज़ होता है, वहाँ पे हम किस तरह से चेंज करते हैं। फिर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो ये पूरा जो है ना आपको किसी भी 10th क्लास के बच्चे की बुक लेंगे इंग्लिश की, उसमें मिल जाएगा। फिर ये आपका ये सारे रूल्स कंप्लीट हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगला जैसे आपकी कुछ एग्जांपल मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रहा। फिर ये एक्टिव पैसिव वॉइस का आ गया हमारा। देखो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, किसी ने किसी की बात को कहा, वो एक्टिव है, उसकी बात को दूसरा व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है तो वो पैसिव हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं भी बताता हूँ आपको। जब एक्टिव वॉइस होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब उसको हम पैसिव बनाते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। और अगर यूज़ होता है तो कहीं पे पास्ट पार्टिकल्स भी यूज़ हो सकता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है। ये इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। शी प्रिपेयर्स डिनर, उसने डिनर प्रिपेयर किया, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव में बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है डिनर वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर, और शी का हर बन गया, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो शी का हर बनेगा, ही का हिज बनेगा, ठीक है, दे का देयर बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ये सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। शी नोज हिम, तो इसको पैसिव बनाएंगे तो हिम का तो ही आ गया, वैसे हिम का शी भी आ सकता है क्योंकि हिम में तो पता नहीं ना जेंडर का, इसलिए शी भी आ सकता है। वैसे हिम का ही लिख दिया, ही इज नोन टू हर, तो शी का हर आ गया। ये कुछ रूल्स हैं, जैसे आई को मी में चेंज करते हैं, वी को अस में चेंज करते हैं, ही को हिम में चेंज करते हैं, शी को हर में चेंज करते हैं, दे को डैम में चेंज करते हैं, यू को यूआर में चेंज, यू को यू ही रहने देते हैं, यू का यूआर नहीं बनता और इट का इट ही रह जाता है। तो ये रूल्स हैं आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के। तो आप इस तरह से जो है ना, आपको किसी भी बुक लेंगे आप क्लास 10th की या 10th की या 9th की या 8th की, तो वहाँ मिल जाएगा। फिर ये आर्टिकल्स आ गए। आर्टिकल्स हमारे 3 ही होते हैं, ए एन और द। वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, यहाँ पे ये आर्टिकल्स मैंने बता रखे हैं, इसके सारे रूल्स बता रखे हैं जो रूल्स आपके यूज़ होते हैं आर्टिकल के। तो इस तरह से आप भी किसी भी गाइड को ग्रामर की पकड़ो और ये सारा ग्रामर पोर्शन सबसे पहले अपना पक्का कर लो, क्योंकि इस पेपर में ना बहुत सारी चीज़ें वैसे कुछ भी नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सब कुछ ईजी से। अब ये प्रीपोजिशन है। अब मैं एक आपको लेटर का और दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन टैग हो गए आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग है। देखो आई एम नॉट, एम आई, ये क्वेश्चन टैग लग गया। यू आर नॉट, आर यू, इस तरीके से क्वेश्चन टैग यूज हो जाता है। वॉज, वॉजंट आई, यू वर, वॉरंट यू, ही वॉज, वॉजंट ही, इस तरीके से अगर क्वेश्चन टैग आ गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, वो तो आप आसानी से कर लोगे कोई भी क्वेश्चन टैग। ये आपका रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग तो आपने क्लास 10th में भी लिखा है, क्लास 12th में भी लिखा है, क्लास 9th में भी लिखा है, तो रिपोर्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, आप आराम से रिपोर्ट राइटिंग कर लोगे।
ये रिज्यूम लेटर है, जॉब लेटर जिसे कहते हैं ना। ये एक मैंने सैंपल बताया है जॉब लेटर का अपने असाइनमेंट के अंदर। ये आपका एक सैंपल है जॉब लेटर का। इसमें आ गया सबसे पहले आपका एड्रेस, जो लिखने वाला है उसका एड्रेस, फिर डेट ऑफ राइटिंग, फिर जिसको लिख रहे हैं एचआर मैनेजर उसका आ गया, फिर आ गया जॉब एप्लीकेशन, लेटर फॉर द पोजीशन ऑफ क्रिप्टोग्राफर, क्रिप्टोग्राफर की पोजीशन के लिए है ये, फिर आ गया रेफरेंस जॉब लेटर के लिए, फिर पूरा ये इसका ये बॉडी ऑफ कंटेंट आ गया, लेटर की बॉडी आ गई पूरी, और लास्ट में मैंने इसका रिज्यूम लिख दिया है। ये रिज्यूम है, इसका नाम वगैरह, इसकी पोस्ट, इसका वर्क एक्सपीरियंस, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये सब। ये है जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इस तरह से आ जाएगी, कौन सा एग्जामिनेशन पास किया, किस बोर्ड से किया, किस इंस्टीट्यूशन से किया, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग था। क्वालिफिकेशन ये आ गई। उसके बाद आ गया वर्क एक्सपीरियंस, फिर अचीवमेंट, लैंग्वेज नोन, स्किल्स, कौन सा 12 तो आप कर ही लेना, इसमें से मैंने 17 दे रखे हैं। लैंग्वेज नोन, स्किल, वीकनेस, हॉबीज़ और रेफरेंस डिक्लेरेशन एक्सेट्रा, ये सब आपका आ गया। तो ये आपका कंप्लीट जो है मैंने इंग्लिश के लिए आपको बता दिया किस तरह से आपको तैयारी करनी है इंग्लिश के पेपर में। अच्छा, कोई आपके डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको तो आप पूछ लीजिए अपना। सर जो ग्रामर पार्ट है जैसे टेंस वगैरह उसके लिए हम प्रीवियस 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, वो प्रैक्टिस के लिए। देखो ग्रामर का जो सेक्शन ही है ना, उसमें क्या आएगा ये तो कोई मतलब प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता ना, कोई बता ही नहीं सकता आपको। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे पिछले 5 साल के तो ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। पर वही क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, प्रीपोजिशन, एक्टिव पॉसिव है, कुछ भी सेंटेंस आ सकता है, लेकिन एक बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बेसिक फार्मूला पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो फिर। और सर सेक्शन बी जैसे बायोडाटा और एप्लीकेशन के लिए। सेक्शन सी बायोडाटा और एप्लीकेशन के लिए आप एक प्रॉपर फॉर्मेट याद कर लो, एप्लीकेशन जॉब की और बायोडाटा, वो फिट कर देना जहाँ पे भी क्वेश्चन आए, बस वो नाम वगैरह ही चेंज हो जाएगा इसके अंदर। ओके सर। चलिए सर फिर। बोलिए। सर वो मतलब जैसे लास्ट प्रीवियस ईयर के जब पेपर क्वेश्चन पेपर किए थे हमने क्लास 12 के हाँ लिए, हाँ तो उसमें ना कुछ कुछ ऐसा था कि बस नेम चेंज होके आया था, बाकी सेम ही क्वेश्चन आया था। हाँ जी, ये भी ऐसे ही है सीसीएस भी। लेकिन अगर जो ग्रामर पोर्शन कह रहे हो ना, प्रीपोजिशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नहीं पैसिव, सर, वो सब तो वो नया नहीं। आएगा। लेकिन जो जॉब लेटर वगैरह है वो लगभग एक जैसे आ जाते हैं। एप्लीकेशन बायोडाटा और रिपोर्ट राइटिंग स्पीच का जो हाँ, था वो सेम आया था। वो सब ऐसे ही सिमिलर फॉर्मेट है जो आते रहते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी लिख पाओगे। ओके सर। ठीक है जी। ओके बाय। और बेस्ट ऑफ लक आप सबको, अच्छी तरह से एग्ज़ाम दो, फिर आगे हमारी और भी क्लासेस देखेंगे, एग्ज़ाम के बीच में अगर ज़रूरत लगेगी तो उसको करेंगे। ओके जी, बाय।